हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टोरीज फ्लिक्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं जिसका नाम है डीप इम्पैक्ट। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक फील्ड में जहाँ पर कुछ छोटे छोटे एस्ट्रोनॉट अपने आसमान को देख रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है बिडरमैन। दोस्तों इसको कहा जाता है कि तुम बेटा आसमान में देखो और बताओ कौन कौन से सितारे का नाम क्या है। वो इनका टीचर इनसे कहता है। उसी के साथ एक लड़की भी खड़ी रहती है जिसका नाम रहता है सहरा। ये दोनों अपने अपने टेलीस्कोप से आसमान में देख रहे होते हैं कि तभी दोनों देखते हैं कि 3 सितारे रहते हैं। 2 का तो यहाँ पर नाम मालूम रहता है लेकिन तीसरे जो सितारा रहता है इसका नाम दोनों को नहीं मालूम चलता। तभी बीडरमैन कहता है कि ये एक नया सितारा है या फिर कुछ और है। वो अपने प्रोफेसर को बुलाते हैं। प्रोफेसर देखता है, कहता है मुझे भी इसका नाम नहीं मालूम। फिर प्रोफेसर कहता है ऐसा करो तुम लोग जाओ, मैं इसका फोटो खींच के अपने दोस्त डॉक्टर वोल्फ को भेज दूंगा। तो यहाँ पर ये सारा सीन खत्म हो जाता है। इसके बाद जाता है सीन सीधा डॉक्टर वोल्फ के पास, जिनके पास वो फोटो मेल कर भेजा होता है उनके प्रोफेसर ने। डॉक्टर वोल्फ अपने कंप्यूटर में उस फोटो को देखते हैं तो वो हैरान हो जाता है, कहते हैं ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो अपने कंप्यूटर में इस चीज़ को एनालाइज करते हैं और वो पाते हैं कि ये एक ऐसा एस्ट्रॉयड है जो कि आने वाले 1 साल में धरती से टकराने वाला है। ये देखते ही डॉक्टर वोल्फ पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ के जाते हैं सीधा सरकारी एजेंसी की तरफ। दोस्तों वो इतनी हड़बड़ी में रहते हैं कि वो जल्दी जल्दी में रात के समय गाड़ी चलाते हैं कि तभी दिखाया जाता है एक बस वाला उन्हें टक्कर मार देता है, जिन्हें कारण उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जेनी को, जो कि एक रिपोर्टर रहती है और वो एक कॉन्फ्रेंस में रहती है जहाँ पर उसकी कंपनी मीटिंग कर रही होती है। यहाँ पर दोस्तों वो लोग टीआरपी के बारे में बात कर रहे होते हैं जैसा एक नॉर्मल न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसी करती है। कि तभी जेनी कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ज़रूरी काम है। वहाँ से दोस्तों जेनी मिलने जाती है अपने मॉम से, जो कि अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं। दोस्तों यहाँ पर उनकी मैम बताती है कि उनके जो डैड रहते हैं, उनके पिता रहते हैं, वो एक नई लड़की से शादी करने जा रहे हैं जिसकी उम्र 2 साल से बड़ी है जेनी से। दरअसल इनके मॉम और डैड, जेनी के मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है और दोनों अलग अलग रहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जेनी निकल जाती है अपने काम से, जहां पर वो एक व्यक्ति से मिलने जाती है जो कि प्रेसिडेंट का बहुत करीबी रहता है, लेकिन उसे हाल ही में प्रेसिडेंट ने निकाल दिया होता है। दोस्तों ये जो व्यक्ति रहता है ये काफ़ी संदिग्ध रहता है और इसके बारे में रिपोर्टिंग जेनी को करना होता है। वो जब जाती है जेनी उससे मिलने तो वो आदमी उससे मिलना नहीं चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी जेनी उससे किसी प्रकार से वो बात निकलवा लेती है और दोनों में काफ़ी अच्छा यहाँ पे बात होता है। लेकिन दोस्तों जब जेनी ये चीज़ें सुनकर जा रही होती है अपने घर की तरफ गाड़ी से, तभी उसके गाड़ी की तरफ 2-3 नई काली काली गाड़ियां आ जाती हैं जिसमें एजेंट्स बैठे रहते हैं और वो तुरंत यहाँ पर जेनी को गाड़ी साइड में लगाने को कहते हैं और जेनी अपनी गाड़ी को साइड में लगा के उनके साथ जाती है सीधा यहाँ पर एक छोटे से फार्म हाउस पर, जहाँ पर दोस्तों वो जो एजेंट्स रहते हैं वो सरकारी एफबीआई एजेंट्स रहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आपको यहीं रुकना होगा, आपको स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया गया है। कि तभी अगले ही सीन में जेनी के सामने आके खड़े हो जाते हैं प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिसको देखकर जेनी शॉक में पड़ जाती है कि मैंने इतना बड़ा क्या रिपोर्टिंग कर दिया। लेकिन तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बताते हैं मुझे मालूम है कि तुम्हें वो सब मालूम चल चुका है जिसके बारे में तुम जान रही हो। लेकिन यहाँ पर जेनी को पर्सनली कुछ मालूम नहीं रहता है कि धरती खत्म वगैरह होने वाली है, लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये खबर तुम्हें 2 दिन तक रोकना होगा, फिर मैं इसे खुद ऐलान कर दूंगा। जेनी कहती है इससे मेरा क्या फ़ायदा। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तुम्हें फ्रंट सीट में दिलवा दूंगा। तो ऐसे में जेनी कहती है ठीक है, वो मान जाती है। अब दोस्तों जेनी को तो वैसे कुछ खास मालूम नहीं रहता, लेकिन उसके पास जितना डेटा रहता है वो उसे एनालाइज कर दी है। फिर उसे मालूम चलता है कि एक कॉमेट धरती की तरफ आ रही है जो कि आने वाले 1 साल में धरती से टकराकर धरती के टुकड़े करने वाली है। दोस्तों ये सुनकर जो देखकर जेनी रहती है वो काफ़ी शॉक में चल जाती है और उसे भी झटका लगता है जैसे कि एक नॉर्मल लोग को लगेगा झटका। दोस्तों ये सब देखने के बाद अब जेनी समझ जाती है कि धरती पर ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो उसे जितने लोगों से मिलना चाहिए। फिर वो अपने पिताजी से मिलने जाती है जो कि अपने नई वाइफ से उसको मिलवाते हैं जेनी को। और यहाँ पे इन दोनों में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहता है, इसके पिता और जो उसकी सौताली माँ में। लेकिन दोस्तों उसकी जो माँ रहती है वो कहती है मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसी हूँ वैसी हूँ। लेकिन यहाँ पर जेनी कहती है मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। असल में जेनी बहुत अपसेट रहती है इस बात से। वहीं दोस्तों दूसरे सीन दिखाया जाता है 2 दिन बाद प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस, जहां पर जेनी को भी बुलाया गया होता है और वो फ्रंट सीट पे बैठी रहती है। यहाँ प्रेसिडेंट यहाँ पर पूरी दुनिया और जनता को बता देते हैं कि अब से 1 साल पहले लियो और वुल्फ बिडरमैन नाम के 2 व्यक्ति ने एक नई कॉमेट की खोज की है
जो कि धरती की तरफ आने वाले 1 साल में हमारे सतह से टकरा जाएगी और ये धरती के टुकड़े कर देगी। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती है कि तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं लेकिन हमने इसके लिए एक नया प्लान भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसके तहत 6 एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में बैठकर उस कॉमेट की तरफ बढ़ेंगे, फिर उस कॉमेट के अंदर परमाणु मिसाइल्स को छोड़ आएंगे, जिसके कारण जब वो फटेगी तो यहाँ पर कॉमेट के टुकड़े टुकड़े आसमान में ही हो जाएंगे और ये हमारी धरती तक नहीं आएगी। ये खबर सुनने में जितना आसान लगता है उतना रहता नहीं है, ये काम काफ़ी कठिन रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लियो का घर दिखाया जाता है, जिस लड़के ने इसकी खोज की होती है। इसका नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि लगता है लियो इस दुनिया में नहीं रहा। असल में सरकार को लगता है कि लियो भी उस एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन लियो जिंदा रहता है, जिसकी वजह से उसके पूरे मोहल्ले वाले उसके घर पे आ जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड सहरा भी आ जाती है उसके घर पे। अगले ही दिन दोस्तों लियो इतना फेमस हो जाता है कि उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाती है। अगले सीन में दोस्तों दिखाया जाता है मीटअप, जो कि जितने भी एस्ट्रोनॉट 6 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं स्पेस में वो मीटअप करते हैं। असल में इनमें से 5 जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं वो काफ़ी यंग रहते हैं और जो छठा एस्ट्रोनॉट रहता है ये काफ़ी ओल्ड एज के रहते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो यंग एस्ट्रोनॉट रहते हैं इन्हें इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि आराम से जाएंगे, रख कर चले आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ओल्ड एस्ट्रोनॉट रहता है उनको काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा रहता है और उन्हें समझाते हैं, लेकिन यंग तो है, खून गर्म है, तो यहाँ पर नहीं समझते हैं। लेकिन किसी प्रकार से वो लोग मसीहा में बैठ कर निकल जाते हैं एस्ट्रॉयड को ख़त्म करने। इस स्पेसशिप का नाम मसीहा रहता है, जिसे बनाया रहता है अमेरिका और रशिया ने मिलकर। दोस्तों ये लोग जब निकलते हैं उस तरफ तो इन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं सामना करनी पड़ती है, काफ़ी सिंपली वहाँ तक पहुँच जाते हैं एस्ट्रॉयड की तरफ। लेकिन अब सारा खेल शुरू होता है जब उन्हें इस स्पेसशिप को उस कॉमेट की धरती पे उतार कर उस पे वो परमाणु बम को रखना होता है। यहाँ पर ये जो कवरेज रहती है दोस्तों पूरी दुनिया में दिखाई जाती है और पूरी दुनिया में ये चीज़ लाइव होती है। जहाँ पर ये 6 क्रू मेंबर में से जो बूढ़ा आदमी रहता है और एक लेडी रहती है, ये दोनों शिप में बैठे रहते हैं और जो 4 क्रू मेंबर रहते हैं वो बॉम्ब को फिट करने जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्लान के तहत वो लोग इसके सतह में बॉम्ब फिट करना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों बॉम्ब फिट करते समय एक यहाँ पर रिस्क रहता है कि जब तक सूर्य की रोशनी उस कॉमेट पे नहीं पड़ी है तब तक वहाँ पर कोई एक्सप्लोजन नहीं होंगे, तब तक कोई वहाँ रेडियो एक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि उस कॉमेट के पास कोई भी अपना ओजोन लेयर नहीं होता है। तो इन्हें ये काम सूर्य के उगने से पहले करना होगा। लेकिन दोस्तों इस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो गड्ढे का काम रहता है इसमें इनका मशीन फंस जाता है, जिसकी मदद करने उनका एक एस्ट्रोनॉट जाता है अंदर और इस काम को फाइनल करता है। लेकिन दोस्तों इस काम को करने में इन्हें इतना टाइम लग जाता है कि सूर्य उदय होना शुरू हो जाता है और इनका एक एस्ट्रोनॉट हवा में कहीं गायब हो जाता है और एक की आंख खराब हो जाती है। लेकिन किसी प्रकार से वो लोग ये काम कर कर स्पेसशिप से फिर स्पेस में चल जाते हैं। वो अपने 5वें साथी को ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाह के भी उसे स्पेस में नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि अगर वो उसे ढूंढने गए तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों जब उस बॉम्ब विस्फोट होता है तो उस एस्ट्रॉयड पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दोस्तों वो एस्ट्रॉयड एक छोटे से टुकड़े में बट जाता है और एक बड़ा टुकड़ा हो जाता है, लेकिन उसका पाथ नहीं चेंज हो रहा होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि पहले अब छोटा टुकड़ा लड़ेगा ज़मीन से, फिर बड़ा टुकड़ा लैंड होगा ज़मीन पर, जिसके कारण धरती पर और भी तबाही आएगी। कुल मिला के ये मिशन मसीहा फेल हो चुका है। अब ये खबर दोस्तों न्यूज़ पे आने वाली होती है और इसको बताते हैं प्रेसिडेंट। अब ये बताते हैं अपनी जनता को कि हम अब प्लान बी की तरफ बढ़ेंगे। अब प्लान बी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो सरकार रहती है उन्होंने पहले से कुछ प्लान्स बना के रखे होते हैं कि अगर ये मिशन फेल हो जाए तो वो ज़मीन के अंदर कुछ खास बंकर्स बनाएंगे, जिसमें दुनिया को फिर से बनाने के लिए लगभग 10 लाख इंसान वो रखेंगे अंदर, और इस इंसानों में वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और कुछ सेलेक्टेड लोग ही जाएंगे। हालांकि इसमें आम जनता भी होगी जिसको लॉटरी के तहत चुना जाएगा। अब ये सारी खबर जेनी को भी टीवी पे सुनानी रहती है, क्योंकि जेनी का प्रमोशन हो चुका है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया है दुनिया के लिए, क्योंकि उसने उस बात को दबाया। तो इस वजह से ये सारी खबर जेनी बता रही होती है टीवी पे। और तभी यहाँ पर जो लियो रहता है, जो लड़के ने पहली बार देखा था, उसके घर कॉल आता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। कि तभी जो लियो का गर्लफ्रेंड रहती है सारा, उसके पिताजी कहते हैं चलो हमारे घर भी फ़ोन आने वाला होगा। लेकिन दरअसल होता ये है, खोजा लियो ने था और जो इसको एनालाइज कर पाया था वुल्फ ने, जिससे कारण सिर्फ लियो को कॉल आता है और उसकी गर्लफ्रेंड सैरा को कॉल नहीं जाता है। अब ये खबर सुनने के बाद दुनिया में हर जगह हड़कंप मच जाता है, क्योंकि अगर आपको ही मालूम चले कि आने वाले साल भर में आपको मरना है तो हर जगह हड़कंप मच ही जाएगा। और अब तो साल भर भी नहीं, अब मुश्किल से कुछ ही दिन बचे रहते हैं धरती के ख़त्म होने में।
और यहाँ पर जो क्रू मेंबर रहता है, जो मसीहा शिप में रहते हैं, ये लोग अपने धरती की तरफ वापस आते हैं, मतलब कि घर वापसी की तैयारी करते हैं। वही दोस्तों दिखाया जाता है कि जो लियो रहता है उसके पास एक आइडिया आता है और वो उस आइडिया को अपने फैमिली के साथ शेयर करता है। दरअसल वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सैरा और उसके माता पिता भी उसके साथ आए। तो यहाँ पर दोनों लोग का प्लान ये रहता है कि वो दोनों शादी कर लेंगे और जब शादी कर लेंगे तो दोनों एक परिवार हो जाएंगे और इसी कारण उसके माता पिता भी आ जाएंगे। सैरा भी यही चाहती है और दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। लेकिन जब दोस्तों पुलिस आती है, मिलिट्री आती है सबको कैंप तक ले जाने में, जहाँ पर अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए हैं, तो वो सिर्फ लियो और सैरा और उसके माता पिता को ले जाते हैं। जो सैरा की माता पिता रहते हैं उन्हें कहते हैं आपका लिस्ट इस नाम में नहीं है, लेकिन लियो बोलता है कि मैंने इस लिस्ट में आप उनका नाम दिया था, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी रहते हैं और वो कहते हैं जिनका नाम है हमें उन्हें ही ले जाने का आदेश है। तो ऐसे में लियो उसके मम्मी पापा बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन सैरा नहीं जाना चाहती, लेकिन वो चढ़ती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती फिर से कूद जाती है उस बस पर से और अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करती है। और ऐसे में लियो और सैरा एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन माँ बाप के प्यार में सैरा वहीं पर रह जाती है और लियो कैंप की तरफ बढ़ चलता है। कि दोस्तों अगली वीडियो में दिखाया जाता है जेनी, जिसको एक कॉल आता है और इस कॉल में उसे मालूम चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। इसको जानने के बाद जेनी पूरी तरीके से टूट जाती है और वो बरसात में बैठी रहती है एक बेंच पे कि तभी उसके पिता आते हैं और उसे बुलाते हैं, लेकिन जेनी अपने पिता से इतना नाराज़ रहती है कि उसकी एक भी नहीं सुनती और वो कहती है आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं। लेकिन उसके पिता के साथ भी कुछ ऐसा हुआ रहता है। दरअसल जो पिता की जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, जिसके साथ पिता ने नई नई शादी की होती है जेनी के पिता ने, वो उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जब धरती का अंत है तो वो भी पैसे के मतलब से थी, लेकिन जब उसका मतलब ख़त्म तो वो औरत चल गई, जिसकी वजह से जेनी का पिता भी काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और अब वो किसी को साथ चाहता है, क्योंकि अकेले मरना बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है और अपने चाहने वाले आपसे तड़पते रहें, आपसे घृणा करे, उससे बुरा मौत कोई हो नहीं सकता। इसलिए वो जेनी को मनाने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं। जेनी को मनाने के लिए दोस्तों वो एक फ़ोटो भी जेनी को ला के देते हैं, जिसके तहत उसकी बचपन की फ़ोटोज़ रहती है उनकी माँ का, ताकि जेनी मान सके। और जेनी को यहाँ पर ये देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। असल में उसके पिता भी बहुत अब सुधर चुके हैं पहले से। असल में जेनी से आज भी उतना प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे, प्यार में कोई कमी नहीं थी। अगले सीन में दोस्तों दिखाया जाता है लियो और उसके परिवार को, जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे और यहाँ दिखाया जाता है दुनिया भर के अलग अलग जीवों को भी अंदर ले जाया जा रहा होता है। लियो कहता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसे ला के रहूँगा। असल में अगर लियो सैरा को लेके आ जाए तो वो दोनों इस बंकर में जा सकते हैं, उसके माता पिता नहीं जा सकते। तो यहाँ पर माता पिता भी उस लियो को समझ जाते हैं कि अब इसको जाने देने भलाई, वरना ये रह नहीं पाएगा। तो वो उसे गले लगा के उसे भेज देते हैं सैरा को लेने के लिए और लियो किसी प्रकार से शहर में जाता है सैरा के घर। लियो जब सैरा के घर पहुंचता है तो सैरा अपने घर पे नहीं होती है, लेकिन दोस्तों लियो उसे ढूंढता बहुत है और सैरा को वो ढूंढते ढूंढते उस मार्ग पे पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईवे जाम रहता है और वहाँ सैरा सैरा करके ढूंढता है कि तभी एक गाड़ी में सैरा और उसका परिवार रहता है और सैरा उसे देख जाती है। वो दोनों साथ मिल के बहुत खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अपने जो सैरा रहती है अपने माँ बाप को भी ले जाना चाहती है और लियो भी ले जाना चाहता है, लेकिन सरकार ऐसा इजाज़त नहीं देती है। तो यहाँ पर लियो सैरा के माँ बाप समझ जाते हैं कि अब इसको जाने देने भलाई, और वो ज़बरदस्ती सैरा को लियो के साथ भेज देते हैं बाइक पर। और साथ ही लियो सैरा का एक छोटा भाई भी होता है जो गोद में रहता है, उसे वो सैरा की गोद में रखकर लियो के साथ भेज देते हैं और यहाँ पर लियो बढ़ चलता है उस कैंप के तरफ। कि दोस्तों अगले सीन में दिखाया जाता है वो स्पेसशिप जो कि मसीहा स्पेसशिप रहता है, जो कि धरती को बचाने निकली थी। उनको एक आइडिया आता है, उनके पास 4 न्यूक्लियर बॉम्ब रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो धरती को बचा सके। यहाँ पर सभी क्रू मेंबर आपस में विचार विमर्श करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम बड़े वाले टुकड़े से अपने शिप को लड़ा दें और ये चारों के चारों न्यूक्लियर फट जाएं तो इस बड़े वाले एस्टेरॉयड का इतने टुकड़े होंगे कि पूरी यहाँ पर धरती बच जाएगी, लेकिन ना वो छोटे टुकड़े को नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए उन्हें नीचे से परमिशन चाहिए होती है और वो नीचे फ़ोन करते हैं कि तभी यहाँ पर नासा का हेड उसे उठा लेता है और तुरंत यहाँ पर ये कार्रवाई के लिए आदेश दे देता है। लेकिन उनकी एक शर्त रहती है जितने भी क्रू मेंबर, कि उन्हें अपने आखिरी बार अपने सारे परिवार से मिलना है और उन्हें सुरक्षित पहुँचा दिया जाए। तो यहाँ पर किसी प्रकार से उनके सारे परिवार जितने भी यहाँ पर क्रू मेंबर रहते हैं उन सभी के परिवार मेंबर उससे मिलने आते हैं और वो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। वहीं दोस्तों अगले सीन में दिखाया जाता है जो छोटा पत्थर रहता है वो पृथ्वी से टकराने वाला है और सीधे जाके महासागर में
गिरता है, जिसके कारण पूरी दुनिया की समुद्र सूखा पड़ जाती है और वो एक सुनामी टाइडल वेव पैदा करती है जो कि हज़ारों फीट ऊपर रहती है। वही दोस्तों जेनी को दिखाया जाता है जिसके जाने का बारी आता है और ये सिलेक्टेड रहती है, लेकिन जब जाने का समय आता है तो वो अपनी सीट अपने सहेली को दे देती है जिसका एक बच्चा और उसका पति रहता है, और वो कहती है मेरा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं, क्योंकि उसकी माँ नहीं रही, उसके बाप नहीं रहेंगे तो क्या करेगी। तो यहाँ पर वो अपने पापा के पास जाती है। असल में प्यार दोनों में बराबर का रहता है, बाप बेटी में जो प्यार रहता है वो बराबर रहता है। तो ऐसे में वो ढूंढते ढूंढते अपने पापा के पास जाती है और वो उसके पापा घर के पीछे बीच पर खड़े रहते हैं और उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उसको देखकर जो जेनी और उसके पापा काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो पृथ्वी से एस्ट्रॉयड टकरा जाता है और पूरी दुनिया में हज़ारों फीट पानी उठता है और पूरी दुनिया लगभग डूबने कगार पे होती है और बड़े बड़े महानगर शहर आप वीडियो देख पा रहे हैं जो डूब रहा है। वहीं दिखाया जाता है दोस्तों जो बड़ा पत्थर रहता है उसके तरफ बढ़ जाती है मसीहा स्पेसशिप, और जैसे ही वो पत्थर से टकराते हैं वो 6 के 6 क्रू मेंबर की मौत हो जाती है, लेकिन वो अपनी जान गंवा पर उस बड़े वाले पत्थर को धरती से टकराने से रोक देते हैं। अब जो छोटा पत्थर टकरा रहता है इसके कारण बहुत ज़्यादा पानी पूरी दुनिया में भर जाता है, लेकिन किसी प्रकार से ऊंचाई पे जाकर लियो और सैरा बच जाते हैं और उसका छोटा भाई भी बच जाता है। वही दिखाया जाता है दोस्तों जो मतलब और जितने भी लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में मारे गए हैं, लेकिन धरती अभी उतनी बर्बाद नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी बड़े वाले पत्थर के गिरने से। यहाँ पर दिखाया जाता है अगले सीन में प्रेसिडेंट का, जहाँ पे वो कहते हैं अब हमारे पास जो है हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए और अब हम फिर से एक नई दुनिया का शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया है दोस्तों जो व्हाइट हाउस रहता है उसका निर्माण हो रहा होता है। दोस्तों ये थी 1999 में मूवी लॉन्च हुई डीप इम्पैक्ट की कहानी। इस कहानी में बहुत सी इमोशनल तत्व भी दिखाए गए हैं। ये कहानी साइंस फिक्शन है और कैसे 6 लोग इस दुनिया को बचा लेते हैं इस कहानी में दिखाया गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए आप यहाँ पर स्टोरीज फ्लेक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।